सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में भी पुरस्रारियत छाई हुई है, सियासतदानों के बयानात में भी, और अब चर्चा है एक पुरस्रार शख्स का जिसकी मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से। और इस हवाले से ना तो नून लीग के रहनुमा कुछ बता रहे हैं, पूछा जाए तो कहते हैं पता ही कुछ नहीं कि कौन था, क्या पैगाम दिया गया। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत और उनका इलाज पुरस्रारियत में छुपा हुआ है, बिल्कुल इस तरह से ये मुलाकात भी छुपी है। अब बिलावल साहब का बयान भी पुरस्रार है कि वो मार्च में हुकूमत कैसे गिराएंगे। वो कह रहे हैं कि मार्च में हम एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। साथ ही उनके वज़ीर आला और वो ख़ुद भी 6 महीने का कहते हैं कि ये हुकूमत ठेके पर आई है और 6 माह बाद ठेका ख़त्म हो जाएगा। तो वही बात जो हम अपने प्रोग्राम्स में कर चुके हैं कई दफ़ा कि ये इस तरह की बातें कही गई हैं कि बजट, बाबर डोगर साहब ने बल्कि ये बात कही थी कि बजट तक इत्तेहादी साथ छोड़ जाएंगे इमरान खान का और फिर बस तैयारी है। तो कहीं बिलावल भी उसी लिए 6 माह का वक्त कह रहे हैं, क्या वजह है इसकी? और इमरान खान साहब इसी दौरान महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना ही कोई ना कोई मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या ये बिलावल के अपोजिशन के खौफ से है या वाकई अवामी रिलीफ के लिए किया जा रहा है? इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं असद खरल और बाबर डोगर साहब। पहले असद खरल साहब, ये जो शख्स पुरस्रार है इसके हवाले से आपसे जानेंगे क्या पता चल सका इसके बारे में, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं आज की अहम डेवलपमेंट्स पर। असद खरल साहब, आपने कुछ पता तो करवाया है, इतनी खबर मेरे पास है कि लंदन में आपने राब्ता करके पता करा लिया है। क्या चक्कर है जी, ये कौन है और मियां नवाज शरीफ साहब से क्यों मुलाकात की है? और ये बिलावल के हवाले से मैंने बात करनी है कि वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड था, तो वो सिलेक्टेड शख्स अब किस सिलेक्टेड पुरस्रार मिस्टीरियस शख्स से मिल रहा है, क्यों? अब मामला ये है उसामा साहब के 2 रोज़ कबल हफ्ते को मुलाकात एक होती है नवाज शरीफ साहब से। और अब ये देखिए ईरान कुन इसमें बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब एक शख्सियत को लाते हैं मुंह ढांप कर। वो शख्सियत जो मुंह छुपा कर आती है, मुझे ये बताएं कोई तो उसमें पुरस्रारियत तो खुद बन रही है। और इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब उनको लेके आते हैं नवाज शरीफ साहब के पास। उन नवाज शरीफ साहब के पास जिनकी सालगिरह का केक काटने के लिए वहाँ पे मुतद्दर जो अहम और सीनियर रहनुमा है उनको रसाई नहीं दी जाती और वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं दरवाजे पे केक काटने का। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी अहम शख्सियत है जिनको शहबाज शरीफ साहब अपनी गाड़ी में बिठा के लाते हैं, इसहाक डार साहब साथ होते हैं और उस शख्सियत का मुंह ढांपा होता है। जब वो अंदर जाते हैं तो 40 मिनट तक वो मुलाकात जारी रहती है। और इसको जो रिकॉर्ड कर लिया, जो कैमरे की आंख में महफूज किया, वो हैं हमारे दोस्त लंदन के नवीद चौधरी साहब, जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अभी मेरी जस्ट 2-3 मिनट पहले ही उनसे बात हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम तो वो नहीं बता सके, लेकिन जिस तरीके से नून लीग भी कह रही है ना, अफजाल भट्टी साहब जो उनके तर्जमान हैं कि जनाब वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती दोस्त थे। अच्छा। उनका सियासत से कोई तल्लक नहीं। ये तस्वीर जो है उसके अंदर तस्वीर भी वो है मौजूद नहीं, इतने और उस तस्वीर के अंदर शर्मिंदा है कि मुंह छुपा कर आते हैं। मुझे यही बता, मुजरिमों के चेहरे ढांपे जाते हैं। 2 चीजें दुनिया को दिखाना नहीं चाहते कि एमन फील्ड में मैं आ रहा हूँ या इन पर इल्जामात इस तरह के हैं, मैं इनसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए छुप के मुंह छुपा कर आ रहे हैं। या तो वो डर रहे हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है कहीं मेरे गले ना पड़ जाए, या तो इस वजह से मुंह उनका ढांपा गया है। एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि उनके चेहरा सामने आने से शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के लिए बायसी शर्मिंदगी हो सकती है कि ये क्या हो गया। अच्छा, तो मामला ये दोनों तरफ ये मामला बाबर साहब हमारे पास उस शख्सियत का नाम नहीं है, ठीक है, लेकिन बारह जो जिस तरीके से लाया गया और फिर पिछले दरवाजे से उनको निकाला गया, जो नॉर्मली वो दरवाजा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, अच्छा, वो खास शख्सियात के लिए इस्तेमाल होता है। बाबर साहब, कोई डॉक्टर भी ऐसा हो सकता है कि उनको ज़हनी तौर पर कोई बात करके जरा
उनको रिलैक्स करें। जिस तरह वो हवाखोरी के लिए पहले बाहर जाते थे, तो अब वो भी शायद नहीं चाहते कि मीडिया पीछे आ जाता है और दिखाता है कि देखिए जी नवाज शरीफ साहब तो घूम फिर रहे हैं। तो अब वो अंदर ही ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो उनको रिलैक्स करें। सर ऐसा ये डॉक्टर नहीं है। अच्छा, ये डॉक्टर नहीं है। इनका नाम पता है लेकिन मैं बता नहीं सकता। ओह, ये क्यों मिले कुछ उसका भी आइडिया है। अच्छा। इशू ये है कि मियाँ साहब ने अपने कुछ दोस्तों से ये भी कहा है कि उन्होंने अपनी बिल लिख ली है। उन्होंने अपनी बिल लिख ली है और वो 2-4 दिनों में वो अपनी बिल जो है ना वो पब्लिक करेंगे। और हो सकता है कि कुछ जर्नलिस्टों को यहाँ पर जो उनके ख़ास ग्रुप के जो जर्नलिस्ट हैं उनको बुलाया जाए। ठीक। आज मियाँ साहब ने हॉस्पिटल में दाखिल होना था, उनकी हार्ट कैथेटराइजेशन होनी थी, लेकिन और मैं आपको बताऊं कि बाकी नशवी की जो लास्ट कोर्ट में उनके वकील ने ये कहा था, अताउल्लाह तारड़ साहब और उनके जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में ये कहा था कि मियाँ साहब 24 तारीख को हॉस्पिटल में दाखिल हो रहे हैं जी। उसके बाद मुतअद्दिद लंदन से ये रिपोर्ट्स हैं कि मियाँ साहब दाखिल हो रहे हैं, लेकिन आज मियाँ साहब दाखिल नहीं हुए। कल मरियम की पेशी है। देखिए ये एक नर्व की गेम है। मियाँ साहब अब मरियम को क्यों यहाँ पर रखा गया है और मियाँ साहब लंदन में है और क्या गारंटीज़ थी, क्या इश्यूज़ थे, और अब मियाँ साहब डेस्परेट हो रहे हैं कि मरियम किसी भी सूरत में लंदन आ जाए। और वो अगर गवर्नमेंट उनको लंदन नहीं भेजती या उनको इजाज़त नहीं मिलती तो वो थ्रेट्स दे रहे हैं। थ्रेट्स क्या है कि फिर मैं बोल पड़ूँगा, मैं जर्नलिस्टों को यहाँ पे बुलाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और मैं बोल पड़ूँगा। उनकी पटारी में क्या है? उनकी पटारी में कोई ख़ास बड़ी चीज़ नहीं है। वो पुरानी वही चीज़ें हैं जो वो मुतअद्दिद बार बता चुके हैं, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। लेकिन बात ये है सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, नर्व्स की गेम है। और शहबाज शरीफ जो हैं वो पेंडोलम बने हुए हैं, कभी वो इधर मियाँ साहब की तरफ जाते हैं, कभी वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं, फिर वो इधर आते हैं, फिर वो उधर चले जाते हैं कि किसी तरह से मियाँ साहब को चुप रखा जाए, उसका कोई वे आउट निकाला जाए। जो वे आउट निकालना है अब उसके लिए कुछ पुराने दोस्त जो खासा रोल प्ले किया जिन्होंने इनको और कुछ दोस्तों को करीब लाने में, तो उनको दोबारा उनकी हेल्प ली जा रही है। मियाँ साहब को समझाया जा रहा है और एफर्ट की जा रही है कि मरियम को लंदन किस तरह से चली जाए। अब मसला ये कि मरियम का इशू जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट ने फैसला करना है और कल की डेट है। और मियाँ साहब देखें आज अस्पताल में जाना था, वो नहीं गए, वो इंतज़ार कर रहे हैं मरियम का। अगर मरियम कल मरियम देखें आज अस्पताल नहीं गए, अब उन्होंने नई डेट दी है परसों की। अच्छा, पहले डेट दी थी कल की, आज की सॉरी जी। आज वो अस्पताल की डेट उन्होंने अगली दे दी और साथ ही ये कह दी कि मैंने बिल अपनी लिख ली है, मैंने अपनी सारी चीज़ें लिख ली हैं और अगर 2 दिन के अंदर अंदर मैं ना मीडिया को बुला के ये सारी बिल ओपन कर दूंगा। तो और क्या चाहते हैं? मरियम बाहर है, जेल में तो नहीं वो है, बेचैन हुए ये कहते हैं ये मुल्क में सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं। क्या है इतना बड़ा महल रावण में, वहाँ वो रहती हैं, कोई उनको कोई किसी किस्म का कोई मसला है या अब सारा खानदान लंदन उन्हें बुला कर छोड़ना है? असल में उसामा साहब, मरियम जो है जब तक वो पाकिस्तान में, मियाँ साहब वहाँ पर बेचैन रहेंगे, मियाँ साहब को चैन नहीं आना और वो उस वक़्त तक वो अपना मिशन अधूरा समझेंगे जब तक मरियम यहाँ पर है। मरियम यहाँ पर इसलिए हैं कि मियाँ साहब वहाँ पर खामोश रहें। मसला ये है कि मियाँ साहब इससे पहले आपको पता है कि मियाँ साहब के बेटों के मियाँ साहब के बेटों की एक आई थी स्टेटमेंट आई थी हसन हुसैन की कि मियाँ साहब को इलाज के लिए अमेरिका लेके जाया जाएगा। आपको याद है? जी बिल्कुल, खैल साहब ने भी बताया कि अमेरिका जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड का भी नाम आ गया था बीच में। सर नहीं, मेन अमेरिका था। जी जी ऐसे ही। मियाँ साहब ने अमेरिका में कुछ लॉबिस्ट जो थे उनसे बात की हुई थी, अमेरिका जाकर उन्होंने लॉबिंग करनी थी कि पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाया जाए। लेकिन फिर ये था कि वो उनको समझाया गया, थोड़ा सा उनको कन्वे किया गया कि मियाँ साहब आप एक अंडरस्टैंडिंग के तहत बाहर गए हैं। वो अंडरस्टैंडिंग ये कि आप चुप रहेंगे, आप इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे।
आप एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, फिर मरियम पाकिस्तान में है। अब ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये बड़ी नर्व्स की गेम है जो खेली जा रही है। अच्छा, और ये जो गेम है ये अब इस देखें आगे मियाँ साहब की जो 72 घंटों का टाइम दिया गया था शायद कि मियाँ साहब के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला करना है, तो मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये फैसला कभी भी नहीं होना, ये ऐसे ही आगे। और आपने जो राना सनाउल्लाह के बयानात पर कहा था शहबाज शरीफ नहीं आ रहे, अब वो भी लगता है राना सनाउल्लाह साहब भी आपकी बातें सुन के वो कह रहे हैं जब वो ठीक हो जाएंगे ऐसा लग रहा है शहबाज शरीफ वहाँ गारंटी के तौर पर है, जिस तरह मरियम यहाँ है तो शहबाज शरीफ वहाँ कोई गारंटी है कि तुम नहीं जा सकते जब तक मरियम नहीं आ जाए। के तौर पर मरियम भी हैं, आप बेफिक्र, वही तो कह रहा हूँ शहबाज शरीफ भी लगता है मरियम का गारंटी के तौर पर खामोश है, मरियम खुद खामोश हैं, और मियाँ साहब जो थे वो पहले खामोश थे, वो धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि जनाब मैं बिल लिख लिया है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। असल सारा इशू जो है वो एक पॉइंट पे है कि मरियम को लंदन भेजा, लेकिन ये इंटरलिंक्ड चीजें जिस तरह आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब वहां पे, लेकिन मरियम साहबा यहाँ पे हैं। और लेकिन एक मैं आपको बताऊं, 24 फरवरी को ना तो नवाज शरीफ ने जाना था, ना अगर मरियम साहबा 2 दिन बाद चली भी जाती हैं, जो कि जाएंगी बिलाकर चली भी जाती हैं, तो नवाज शरीफ साहब अस्पताल दाखिल नहीं होंगे। खरल साहब ये आप मत समझिए कि नवाज शरीफ साहब इसलिए रुके हुए हैं, मैं आपको एक और इसलिए रुके हैं कि मरियम साहबा जाएंगी तो अस्पताल जाएंगे, मरियम साहबा जाएंगे भी। ये मरियम साहिबा को बाहर भेजना इस गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल फैसला है, सही, बहुत बड़ा फैसला है। मसला ये है कि पहले ही गवर्नमेंट बहुत बदनामी आई, खान साहब का जो नैरेटिव था, खान साहब जो बाबा कह रहे थे कोई एनआरओ नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, मियां साहब जब चले गए उसके बाद मरियम को भेजना किस बुनियाद पर, किस जस्टिफिकेशन पर, ये बहुत मुश्किल फैसला हो गया। तो फिर तो कोई कुछ मरियम साहब धमकियां लगाती हैं कि मैं ट्विटर पे बोल पड़ूंगी, मैं चीजें ला दूंगी, जिस तरह आपने वीडियो स्कैंडल देखा और चीजें उन्होंने धमकियां लगाई। उधर नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैं साफियों को बुला के बता दूंगा, मैंने बिल लिख लिया है। ये सारा जिस तरह डोगर साहब ने बताया कि ये एक ब्लैकमेलिंग के हरबे हैं, और अगर मरियम साहब बाहर चली गई तो ये मत समझे कि इन जो मौजूदा हुक्मरान हैं, ये जो लोग हैं, उनको ये रिलीफ मिलेगा, बल्कि ये जो साजिशों के ताने बाने और जो पपेट के तौर पर ये काम करेंगे, ये फिर खुल के खेलेंगे। अब ये फंसे हुए हैं, क्योंकि नवाज साहब इसलिए नहीं बोलते कि उनका खानदान के कुछ अफराद यहाँ पे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 6 माह का कहा, वज़ीर आला सिंध ने भी 6 माह की बात कर दी। बिलावल ने कहा जी ये ठेके पर हुकूमत है, ये बस 6 माह तक और चलेगी। और वही मैंने जो अर्ज़ किया था कि बाबर डोगर साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब भी ये सारे पैगाम भिजवा रहे हैं कि बस ये बजट आ जाना है, जून जुलाई की बात है, और उसके बाद इत्तेहादियों ने साथ नहीं देना और फिर हमारी बारी है और ये सब कुछ। तो ये खरल साहब बिलावल ने साथ ये भी कह दिया कि नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड था, ये भी सिलेक्टेड है, तो अब उन्होंने क्या सोलो फ्लाइट लेनी है मार्च में एहतजाजी तहरीक की, और वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि वो यानी ना फजलुर रहमान की अब ज़रूरत उनको रही है, ना सिलेक्टेड नवाज शरीफ की ज़रूरत उनको रही है, वो खुद ही अब ये हुकूमत गिरा देंगे। देखिए, यही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का चंद दिन पहले आपको बयान शायद याद होगा, और नाज़रीन को इसी प्रोग्राम में डिस्कस, मैं क्या करूं नून लीग के बगैर, उन्होंने कहा था कि नून लीग और फजलुर रहमान जो है उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा था कि नून लीग का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हुआ है, हमारा राब्ता नहीं हुआ। जी 4-6 दिन के अंदर कैसी तब्दीली आ गई कि लाहौर के अंदर अगर बिलावल हाउस बैठ के कुछ जनूबी पंजाब के चंद लोगों से मिलकर इतना बड़ा उन्होंने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया है कि जनाब नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड था और मौजूदा हुकूमत, और मार्च में अगर ना चले गए खुद इस्तीफा देके, तो फिर वो पुराना उनका आपको पता है ना, टांग मार के हुकूमत गिराने वाली बात। तो उससे ज्यादा मैं इसको एक जोक से आगे मैं कुछ नहीं समझता, एक गिदड़ भभकी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हफ्ते वाले दिन मेरी एक बिलावल से मुलाकात हुई। अच्छा, कुछ मीडिया के लोगों को उन्होंने बुलाया, उनसे डिस्कशन की, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई। अच्छा, इशू ये है कि पीपल पार्टी और बिलावल दोनों ही इस टाइम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। ये सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, और बिलावल ये समझ रहे हैं कि चौंका इस वक्त PMLN मैदान में नहीं है और वो खामोश पड़ी हुई है, तो जो अपोजिशन का एक रोल बनता है वो मुझे अदा करना चाहिए, और ये अपोजिशन का रोल वो प्ले कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पीपल पार्टी किसी तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। जो डिस्कशन थी वो ये थी कि जी पंजाब में हम कैसे इन हों। अच्छा, हम हमारे पास हम क्या करें तो पंजाब में इन हों। वो ये समझते हैं कि पंजाब में शायद कोई पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ है,
और उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आते हैं बिलावल हाउस में बैठ जाते हैं, वहीं से बैठकर ये फिल करने की कोशिश करें, इस तरह से फिल नहीं होता। तो नवाज शरीफ के बारे में सिलेक्टेड का कहना तो इसीलिए था कि चलो हम भी थोड़ा सा उनको भी वो असल में वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग और गवर्नमेंट जो है ये आपस में इनका कोई एनआरओ हो रहा है, ये दोनों जो है ये आपस में मिले हुए हैं और हम असल अपोजिशन है, रियल अपोजिशन मैं हूँ, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, बाकी नहीं है। तो और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं आपको बड़ा क्लियरली कर रहा हूँ, ये मार्च की बात कर रहे हैं, ये अप्रैल की बात कर रहे हैं, ये जून की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी 2020-21 में इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, इनकी कोई तैयारी नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये बिलावल को भी पता है। ये तो सिर्फ अपोजिशन का जो रोल खाली पड़ा हुआ है ना अपोजिशन लीडर का, उस गैप को पूरा करने के लिए बिलावल मैदान में उतरे हुए हैं। अच्छा, अदरवाइज इलेक्शन वो खुद भी नहीं चाहते। वो ये जो कह रहे हैं कि हम किसी कोई गैर जमहूरी तरीका नहीं अपनाएंगे, इसलिए वो फजल रहमान साहब के साथ नहीं गए कि जी धरना नहीं देना गैर जमहूरी तरीका है, ये कोई तरीका। अच्छा, जमहूरी तरीका क्या है? जमहूरी तरीका तो यही है ना कि आप नो कॉन्फिडेंस लें हैं इमरान खान के खिलाफ। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मार्च करेंगे, किस चीज़ का मार्च करेंगे? मार्च के ज़रिए तो फिर गैर जमहूरी तरीका आप ये चाह रहे हैं कि प्रेशर डालकर गवर्नमेंट को ख़त्म करें या गिरा दें, किस तरह से गिराएंगे? जमहूरी तरीका जो गिराने का वो यही है कि आप नो कॉन्फिडेंस लें उनके खिलाफ। नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए PMLN सारे इत्तेहादी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर आएँ तो फिर गवर्नमेंट गिरती है। वो ना इनके पास तादाद है, ना अपोजिशन में कोई कंसेंसस है, इत्तेहादी गवर्नमेंट के साथ खुश हैं, तो किस तरह से गवर्नमेंट गिराएंगे? मगर मुझे वो गिदड़ सिंह तो समझाए ना कि वो कौन सा आईनी जमहूरी कानूनी तरीका है जिसके ज़रिए से ये गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। वो तो है कोई नहीं है। बात मार्च की कर रहे हैं, बात ये मार्च की कर रहे हैं, सामा साहब मार्च की ये बात कर रहे हैं कि हम मार्च में मार्च करेंगे। वो लात मारेंगे। पंजाब में ये 500 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते, ये खुद ये मानते हैं कि हम पंजाब में हम 500 नहीं कर सके, अभी तक नहीं कर सकते। तो ये इस्लामाबाद में मार्च कहाँ से करेंगे, कैसे सिंध में क्या लोगों को ये टिकट ले लो भाई। उनके पास क्या है? सिंध के अंदर देखे ना, कराची के अंदर कितनी सीटें हैं उनके पास, और सेकेंडली मेरा उनसे एक सवाल था, ये हमारा सवाल है जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है कि पंजाब में अगर इलेक्शन चले हो जाते हैं, मैं मान लेता हूँ, इनकी ही मान लेता हूँ कि गवर्नमेंट गिर गई जी, तो पंजाब में कौन सी ऐसी गिदड़ सिंह है कि बिलावल इलेक्शन लड़े और लोग इनको वोट डालें? किस बुनियाद पर? कौन सी सिंध गवर्नमेंट ऐसी सक्सेस स्टोरी है? कौन सा सिंध गवर्नमेंट एक रोल मॉडल है जिसको देखते हुए पंजाब का वोटर जो है जो है वो इनको वोट डाले? भुट्टो तो अब नहीं, अनवर मजीद, ये बड़े बड़े मेगा करप्शन के केसेस, ये फलूदे वाला पापड़ वाला, ये सक्सेस स्टोरीज तो है ना सिंध हुकूमत। ये सारी चीज़ें हैं। इसको वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा ये है वो। मैं क्या आप असल सिचुएशन बता दें, असल सिचुएशन क्या है वो भी नहीं बताते लेकिन उसामा साहब बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स है, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर पार्टी के पास इस टाइम उनके डब्बे में कोई खास पास भी है। लेकिन खरल साहब, ये जो बिलावल कहते हैं जी कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं हैं, ना कोई गैर जमहूरी ताकतों से हमारे कोई ताल्लुकात हैं, हम तो आइन और वाहिद हमारी जमात है कि जनाब जो सिलेक्टेड नहीं है, ना कभी सिलेक्टेड रही है। अब जरदारी साहब का कोई इस वाले से बयान नहीं आ रहा, बल्कि नून लीग ने बाकायदा शिकायत की है जरदारी साहब से कि बिलावल क्या कह रहा है, क्यों इसने नवाज शरीफ को सिलेक्टेड कहा, या आप क्या कह रहे हैं? ये किस किस्म की मुफाहमत और COD है जी? क्या आप नवाज शरीफ को सिलेक्टेड कहते फिरें और बिलावल कहें? तो इस पर उन्होंने बाकायदा जरदारी साहब से शिकायत की है। जरदारी साहब कुछ नहीं कह रहे। क्या कोई इनकी कोई ताल्लुक बन नहीं रहा ताकतों से, या वाकई ये कहते नहीं हमने तो किसी से कुछ कहना ही नहीं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं? उसामा साहब, बिलावल जो है वो अंकल्स के जो निसार में है, नरगे में है, और वो जो अंकल्स हैं और जो आंटीज़ हैं वो स्क्रिप्ट जो है जो उनको लाइन आती है वो आती है जरदारी साहब से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है जो भी वो बयान देते हैं, जो मेरी अपनी दानिश्त है, गलत भी हो सकती है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो जरदारी साहब की कॉन्सेंट के बगैर नहीं देते। उनको जो अंकल आंटीज और जरदारी साहब जो उनको कहते हैं, जो उनके उन्होंने लगाए हुए दाएं बाएं, अभी आप देखिए जरदारी साहब कई दफा गले मिलते हैं असेंबली में, कई दफा उनको ये दानिस्ता हो रहा है, ये दानिस्ता करवाया जा रहा है। एहतजाज करते हैं कि जब तक शहबाज शरीफ को
पीएसी का चेयरमैनशिप नहीं मिलती, उनको अपोजिशन लीडर नहीं वो बनते, उनका कोई सुनवाई नहीं होती, तब तक तो पीपल्स पार्टी भी एहतजाज पर थी। देखिए मामला ये है कि बिलावल साहब जो बातें करवाई जा रही हैं उनसे, जो वो कर रहे हैं, बिलावल साहब तो इस हद तक आपने देखा कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुख्तलिफ जगह पे जब वो बाज़ दफ़ा साफ़ी सवाल करते हैं तो आपने देखा अक्सर फरदुल्ला बाबर साहब या जो डॉक्टर शेरी जो हैं रहमान साहब, शेरी रहमान साहब या जो इस तरह के और जो कुछ सीनियर लोग हैं, वो बाकायदा साफ़ियों को रोक देते हैं कि बस, बिलावल साहब को इशारा कर देते हैं कि बस अब सवाल नहीं लेना और अब हमने जाना है। आपने अक्सर देखा होगा। तो मामला ये है कि जरदारी साहब को जो लोग कह रहे हैं नून लीग वाले, उनको मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने भोले हैं। बहरहाल ये सारी जो जिस तरह डोगर साहब का वैक्यूम वो समझ रहे हैं कि पंजाब में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, नून लीग खामोश है, तो जिस तरह से पीटीआई जो थी उन्होंने शायद हमारा दाव लग जाए, तो दाव इस तरह से नहीं लगना। ब्रेक का वक्त हो गया है। ये सब जो अपोजिशन कर रही है, अगर इसको नाकाम बनाना है तो जरूरी है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। फिर एक और आला सतह का इजलास हुआ है, क्या अब महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला, अब पता चला। मुसलसल लग रहा है कि इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 से 30 रुपए फी किलो तक दालें और घी को सस्ता किया गया है। अब बिजली के हवाले से भी मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। अब एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें अहम शख्सियात थी, यानी मुशीर ख़जाना हों, असद उमर हों और दीगर लोग, वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब, तो ये सब लोग थे। और सोचा जा रहा है कि किस तरह से बिजली की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकता है, क्योंकि आम सार्फिन के लिए, घरेलू सार्फिन, गरीब लोगों के लिए भी और सनतों के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर चीज़ें अगर महंगी बनेगी, बिजली महंगी होगी, चीज़ें महंगी बनेगी और फिर एक्सपोर्ट में मसला, और यहाँ भी फिर महंगाई होती है। खरल साहब, ये कोशिश तो हो रही है, लेकिन खुद जब बयानात सामने आते हैं तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर साथ ही कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने बड़े महंगे मुआहदे किए और इंतज़ामी तौर पर बेहतर करने की कोशिश नहीं की, यानी जो लाइन लॉसेस थे, चोरी थी, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बेहतर करने की कोशिश नहीं की। जो मुसलसल सर्कुलर डेट बनता चला जा रहा है, अब कह रहे हैं कि 1900 अरब तक पहुंच गया, 1900 अरब रुपए तक पहुंच गया है, इसको कम करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। तो अब सारा कुछ हम पर डाल दिया गया है। मामला ये है उसामा साहब के पहली हुकूमतें जो है पीपल्स पार्टी जो है वो इल्ज़ाम माजी की हुकूमतों में लगाती रही नून लीग। अब मुझे ये है कि पौने 2 साल तकरीबन हो गए इस हुकूमत। अगर माजी की हुकूमतों ने कोई गलत काम किया है, जिस तरह इमरान खान साहब बारहा कहते हैं कि बिजली बनाए ना बनाएं, बेचे ना बेचें, कैपेसिटी चार्जेस की मद में सर्कुलर डेट है, अरबों रुपए के वो ओवर इन्वाइसिंग होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से बेज़ाब्तगियाँ हैं, महंगे मनसूबे यानी महंगे जो एग्रीमेंट्स किए गए, सस्ती की बजाय महंगी बिजली खरीदी गई, उनको बेनिफिट दिया गया। ये लोग जो थे, ये नून लीग जो है उनके ये फाइनेंसर थे, सहूलतकार थे, फैसिलिटेटर थे, सिम्पैथाइज़र थे और आपस में इनका जनाब माफियाज थे। तो इस तरह पीपल्स पार्टी के साथ तो मामला ये है कि इजलास जिसकी आप हवाल बता रहे हैं, वहाँ मामले खसूसी नदीम बाबर साहब भी बैठे थे। अब मामला ये है कि फर्टिलाइज़र की बात हो, खाद की बात हो, एग्रो टर्मिनल की बात हो, LNG की बात हो, तो वहाँ पे अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब जो है, उनके अजीज़ व अकारब, उनकी कंपनियाँ, उनके इदारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है उसके अंदर बेनिफिशरीज होते हैं, वहाँ पे वो बैठे होते हैं। अब IPPs की बात हो, उसके अंदर बेनिफिट्स की बात हो, उसके अंदर स्टेक्स की बात हो, तो नदीम बाबर साहब। अब वज़ीर तवानाई जो उमर अयूब साहब तो अच्छे इक़दाम कर ही रहे हैं, चले सर्कुलर डेट को नीचे लाए, बहुत सारी चीज़ें उन्हें लाइन लॉसेस कम हुए और इस साल के आखिर तक जीरो करना है, यानी जीरो करना, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं। लेकिन नदीम बाबर साहब जो है, जो IPP जो माफियाज की बात करते हैं, उनको तो वो बैठे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जिस इजलास के अंदर आप ये कह रहे हैं कि हमने उनके ऊपर हाथ डालना है, उसके अंदर ऐसे लोग, माफियाज के लोग बैठे, आप मियां मंशा पर तनकीद करते हैं। उन्होंने एक डिनर दिया, उसमें सदर आरिफ अलवी मौजूद थे, वहाँ उनसे उन्होंने शिकवा भी किया कि जी आप जो कारोबार के लिए माहौल है उसको साजगार बनाएं, उनको सहूलियात दें। पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत रह गया जो रिसोर्सेज है
जो दौलत है वो भी दे दे मियां मंशा को और उनकी फैमिली को, ताकि वो भी लूट के बाहर आराम से ले अच्छा जाए। जी, बाबर नेचुरली साहब, तो आपने बाहर की ले ली साहब, होगी। बहुत सारे आपके अफराद और मेरा खवातीन तो सवाल ये है कि अभी तक इस गवर्नमेंट ने किस माफिया के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? सर गंदम की रिपोर्ट में चंद दिन है और मेरा ख्याल है 1.5 हफ्ता चीनी की रिपोर्ट में, 2 हफ्ते का टाइम दिया था गंदम और की 1 हफ्ते का रिपोर्ट में गंदम का तो इशू ही गुजर गया, ख़त्म हो गया और चंद दिन के बाद लोग भूल भी जाएंगे कि गंदम का बुहरान था भी कि नहीं। चीनी जो है उस पर भी गवर्नमेंट ने पहले क्लियरेंस दे दी कि ये लोग तो हैं ही नहीं है। हाँ, उसमें फात चौधरी साहब ने कुछ एक इंटरव्यू में कहा कि जनाब चीफ सेक्रेटरियों को पकड़ के सस्पेंड कर दें, क्योंकि चीफ से हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरियों की अपनी शुगर मिलें हों। क्योंकि मुझे तो नहीं पता चला कि मेरे इत्तला के मुताबिक तो ना कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी की कोई शुगर मिल है, ना पंजाब के चीफ सेक्रेटरी की कोई शुगर मिल है। उनका कसूर तो इतना है कि वो कुछ करना चाहते हैं, वो इनके खिलाफ हाथ डालना चाहते हैं, लेकिन वो जो लंबे सियासी हाथ हैं वो उनको भी कुछ करने नहीं देते। कमेटी बन जाती है, कमेटी डाल दी जाती है, वो फिर कैबिनेट की जैली कमेटी बनती है और जैली कमेटी जो है वो भी उन्हीं लोगों की होती है जिनकी अपनी शुगर मिले हैं। आप अंदाजा लगाएं कि शुगर माफिया को, आटे माफिया को तो ये खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके ये नाम खुद ही ले लेते हैं कि जनाब ये लोग क्लियर है, ये हमने इंश्योर कर लिया। अच्छा फिर कौन है जी इसमें? उस पर जी कमेटी बना दी है। अब वो कमेटी तो फिर अब कमेटी पड़ गई है, वो कमेटी की रिपोर्ट नहीं मामले को मट्टी डालनी हो ना, जिस तरह चीफ उसामा साहब, खैर साहब मुझे एक बात बताएं, कितने दिन चाहिए शुगर माफिया को और आटे माफिया को डिटेक्ट करने के लिए? कितने दिन चाहिए, कितने महीने चाहिए, कितने साल चाहिए? 4 दिन और सर अब महीना तो हो गया इस इशू को, 1 महीने में तो अभी तक एक नाम सामने नहीं आ सका, तो आगे क्या आना है? ये मसा ये इतने भारी नाम है कि फाइलों में दब जाते जो हैं। बड़े बिजली चोर हैं, जो बड़े बिजली चोर हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजली बेचारी छोटे मोटे बने ने तो चोरी नहीं करनी, उसको तो वापडा वाले 2 मिनट में उठा के ले जाते हैं। जितने बड़े बड़े चोर हैं, जो गैस चोर हैं, इस गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है कि वो उन पे हाथ डाल सके। ये मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ। किसी हुकूमत की भी नहीं रही सर, नहीं ना ये जो 1800 अरब तक सर्कुलर डेट चला गया, तो वापडा जो रिकवरी है, बिजली तो आप महंगी करती जा रहे हैं, रिकवरी कहाँ पर जा रही है? वो पैसा कहाँ पर जा रहा है? इसका लॉसेस कैसे हो जाते हैं? क्यों लॉसेस होते हैं? अगर मिनिस्टर भी ठीक है, सेक्रेटरी भी ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी ये चाह रहा है लाइन लॉसेस को भी कंट्रोल करना है, बिजली चोरी पे भी हाथ डालना है, सिंसेरिटी के साथ हाथ डालना है, तो रोक कौन रहा है? किस बंदे ने रोका है? आप जो सरचार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं और सरचार्ज पे सरचार्ज डालते जा रहे हैं। मसला ये कि बिजली कोई और चोरी करता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। आपको फ्री में गरीब आदमी मिला हुआ है, उसके ऊपर उसका सरचार्ज डाल देते हैं। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने उसामा साहब सिर्फ जो पखा चलाएगा ना, उसको अपने घर में सिर्फ एक पखा और रात को एक बत्ती, बस वही बचेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप लगाएं जरा एसी को एक को हाथ, तो लग पता जाएगा। और जो चोरी कर रहा है उसके घर में 25-25 एसी चल रहे होंगे, और जो बेचारा आप जैसा और मेरे जैसा वो सारा दिन बत्तियां बंद करता फिरेगा, पंखे बंद करता फिरेगा। आ रही है गर्मी, लग पता जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये पकड़े ना। अच्छा, सस्ती लेकिन कहा जा रहा है महंगी बिजली मंसूबों वाले तो बाहर बैठे हैं। इसके बाद तो यही है कि आप पंखा भी ना चलाएं, बस ये बता दें कि मेरे घर में बिजली है, बस दैट्स ऑल। इससे आगे तो कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं चलाएंगे बिल तो फिर भी आना है। हाँ? बिल तो फिर भी आना है, कम आएगा अगर आप नहीं भी चलाएंगे। लेकिन ज्यादा बिजली चलाएंगे, ज्यादा जिस तरह बारिश आती है तो ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा बिल भी आएगा ना ज्यादा। साहब 300 यूनिट पे भी जो बिल आ रहा है ना, एक आम आदमी, गरीब आदमी उसको पे नहीं कर रहा। ये कोई एहसान नहीं कर रही है जो कह रहे हैं कि हम इससे आगे रेट नहीं बढ़ाएंगे। मैं ये क्या चाह रहे हैं कि लोग जो है, जो एक महीने में पूरा महीना एक बंदा कमाए, वो सारा बिल में पे क्या रहे हैं? सर 5-10 हज़ार रुपया कहाँ से कोई देगा? अब देखें ना उसामा साहब, ये 5-10 हज़ार बिल तो बड़े खुशकिस्मत है पाकिस्तान के लोग जिनको बिल आता है। ये तो बड़े खुशकिस्मत लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो बहुत ही ऐसे लोग हैं खुशकिस्मत जिनको ये बिल इतना काम आता है। मामला ये है कि पिछले जो बात महंगे बिजली मनसूबे हुए उसके अंदर चोरियां हुई, नैब ने नेपरा के बंदे को पकड़ लिया, लेकिन निशात पावर या निशात चुनिया का जो बेनिफिशरी है वो मियां मंशा जैसे लोगों के ऊपर हाथ नहीं डालेगी हुकूमत की। पहले तो ये कहते थे कि नवाज शरीफ के जी। अच्छा, वैसे एक खबर ये भी है कराची वालों के लिए अच्छी है कि 1600 मेगावाट के लिए ना के इलेक्ट्रिक, उसको हुकूमत उसको यानी उसकी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वो सपोर्ट करिए कि 1600 मेगावाट के इलेक्ट्रिक और बना सके और उसको नेशनल ग्रिड से भी और बिजली दी अच्छा, जाएगी। मुझे सिर्फ उसामा साहब प्राइवेटाइजेशन आज तक वो चाइना को जानी थी, वो भी इन आईपीपीज के ऊपर साबिक चेयरमैन एससीसीपी ने बकायदा इनके ऊपर इंस्पेक्शन ऑर्डर किया और जब ऑर्डर किया तो चोरियां इनकी पकड़ी गई। आपको ईरान को आम नाजरीन के लिए भी कि आईपीपीज के अंदर ना तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम जा सकती है,
कोई इदारा नहीं जा सकता सिवाय SCCP के। SCCP गई, सर ये मुआहदे किसने किए? SCCP गए, सुन ले, SCCP वाले नया आया है, वो कहते हैं हमने तो एक लगाया, इमरान खान कहता है हमने एक लगाया। उसके बाद क्या किया, ये सारा माफिया मिलके इन्होंने स्टे ले लिया। अब स्टे खारिज तो हुकूमत ने कराना है ना। अगर अब इमरान खान तो किसी ने ये भी बताया होगा कि बिजली ये चोर और माफिया गारंटी भी तो होती है उसमें ये जो अब्दुल्ला वो थे ना, वो क्या थे, ऐसे तो नहीं हुआ है वो। FBR के चेयरमैन साबिक थे, मुशर्रफ की तकरीब में वो जो सर पे गिलास रंग के वो रक्स और सरूद की महफिल को जो वहाँ पे जिस तरह बनाया हुआ था, उन्होंने तमाशा किया हुआ था वो, और ये नदीम बाबर जैसे लोग जो है ये उसके अंदर सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे थे। ये खुद IBP के लोग थे। आज तक वो स्टे है, अगर मैं गलत नहीं हूँ SCCP इसकी, वरना SCCP वाले साथ मिले हुए हैं। ख्वाजा आसफ ने वजीर पानी व बिजली के तौर पर लिखा जफर अब्दुल्ला को, चेयरमैन SCCP को, कि IPP की चोरियां हैं, ये 2 नंबरी कर रहे हैं, ओवर इन्वेस्टिंग करते हैं, गवर्नमेंट को एक्सचेकर को कैपेसिटी ज्यादा ले रहे हैं। जफर अब्दुल्ला ने, और उसमें मंशा की IPP का नाम लिखा उन्होंने, बाकी IPP का भी। जफर अब्दुल्ला ने नवाज शरीफ और उस वक्त उनकी हुकूमत थी, उन्होंने ठेका दिखा दिया। आप मुझे ये बताएं अब तो कि आप 60,000 मेगावाट इमरान खान साहब कहते थे, और सेक्रेटरी वाटर पावर ने भी कहा, बयान मौजूद, और इमरान खान साहब 60,000 मेगावाट आप पानी से हाइडल पावर जो बिजली बना सकते हैं। किसने रोका है आपको? आप कहते थे कि हम KPK में बनाएंगे, चाहिए सर, वो आप बनाए ना। अगर आप आम बिजली देनी है, आप हाइडल बनाए और इनके ऊपर हाथ डालें, इनको इबरत का निशान बनाए, इनसे लूटा हुआ माल निकालें। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरा भारत में अरबों रुपया मोदी सरकार ने खर्च कर दिया, लेकिन पहले ही खिताब में उन्होंने इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा स्टेडियम, उसमें पाकिस्तान की जबरदस्त तरीके से तारीफ कर दी। ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। जब से मोदी सरकार आई है, खासतौर पर दोबारा जब इलेक्शन जीत कर आए हैं, तो तब से कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान को तन्हा कर दें, और ये ऐलान उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को तन्हा कर दें, कि दुनिया में FATF में ब्लैक लिस्ट करने के लिए कोशिशें होती रहीं, हर सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, हत्ता के फरवरी में आपने देखा कि क्या हुआ, और वो सारा अभिनंदन वाला सब जो खेल खेला गया कि जी हम स्ट्राइक्स करके आए हैं, वो सब कुछ। अब ट्रंप जब आए तो बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक महाज बनाया जाएगा, लेकिन पहले ही जलसे में जिसको बड़ी तैयारी की गई जिसके लिए, तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, हमारे पाकिस्तान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और आगे और बेहतर हो रहे हैं। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी बात की जाएगी, और इंसानी हुकूक के हवाले से, मजहबी आज़ादी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे। ये उनके अपने जो हुकाम हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो ये कह रहे हैं, इस दौरे से पहले उनके बयान सामने आ गए थे। तो खरल साहब, ये तो अरबों रुपया लगाया, हासिल भी कुछ ना हुआ, ट्रेड डील की भी बड़ी बात हो रही थी, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रही। हाँ, असलहा बेचना है, कोई $3 अरब का अमेरिका ने, वो उन्होंने कहा है कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन जदीद तरीन असलहा हम भारत को बेचने आए हैं, तो वो असलहा बेचने आए हैं और बेच के निकल लेंगे। मेरा ख्याल है जो आपने बात की वन लाइनर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ये दौरा जो है, मेरा ख्याल है भारत के लिए ये इसका कोई फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर असला वो बेचेंगे $3 अरब का, तो वो तो पहले जो गुर्बत का जो अफलास और भूख और जिस तरह बेरोज़गारी और जो वहाँ पे खुदकशियाँ हो रही हैं इंडिया के अंदर, तो अगर मोदी जिसके ऊपर जंगी जुनून सवार है, उसको अगर अमेरिका असला बेच रहा है, जारी बात है उसमें तो उसका फ़ायदा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये दौरा जिसके हवाले से अगर भारत कोई खुश होता, कोई शादियाने बजाता, मेरा ख्याल है वो वहाँ पे सफ़े मातम उस वक्त बिछ गई जब अहमदाबाद के शहर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम जंग जो कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में उसका बहुत मस्बत किरदार है और पाकिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात मज़ीद बेहतर हो रहे हैं जनूबी एशिया में कशीदगी की कमी के लिए। यानी वहाँ पे एडमिट किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर अफ़गानिस्तान से फ़ौजों के इनखला की बात हो, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की बात हो, तो पाकिस्तान का किरदार जो है इंतहाई अहमियत का हामिल है और उसको उन्होंने सराहा उस मोदी जो जिसके ऊपर जंगी जुनून। और दूसरी बात, उन्होंने शटअप कॉल देने के लिए जो बात जो वाइट हाउस से भी आ रही है कि जो मुतनाज़ा कानून है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की, कश्मीर के हवाले से भी जो बातें जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दौरा जो है
ये मीडिया भारतीय या वो तो बड़ा रगड़ा देगा इसको मोदी हुकूमत को, जनाब ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या, कौन सा दौरा, ये क्या इसका फ़ायदा मुल्क को मिला, हमारे मुल्क को। उल्टा तो हमारा जिसको वो अपना असली दुश्मन कहते हैं कि यहाँ पे तो वो अप्रिशिएट पाकिस्तान को करके गए पाकिस्तान। अच्छा, इसमें साथ ही बाबर डोगर साहब, वहाँ एहतजाज बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में वही सिटीजनशिप एक्ट को लेकर, और वहाँ पर दो ग्रुपों के दरमियान बीजेपी की तरफ से बाकायदा फायरिंग की वहाँ जो लोग एहतजाज कर रहे थे, तो वहाँ तो हंगामे फूट पड़े हैं दिल्ली में, जबकि बड़े इंतजाम किए गए थे ट्रंप के इस दौरे के लिए, ऐसे जैसे कोई शहनशाह किसी गुलाम कौम की तरफ आ रहा होता है। उसामा साहब, इसी तरह अहमदाबाद का जो जलसा था, जब ट्रंप को अहमदाबाद लेके जाना था तो वहाँ पर एक बड़ी लंबी दीवार खींची गई सड़क के साथ कि अहमदाबाद की जो गुर्बत है, तकरीबन 20 करोड़ रुपया उन्होंने एक दीवार बनाने पे लगाया कि जो अहमदाबाद की गुर्बत है वो ट्रंप को नजर ना आए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी साहब ने 1,10,000 मजमे का वो जो स्टेडियम था, जो क्राउड का स्टेडियम था, उसको भरा पैसे दे के लोगों को। $3 अरब के असले के ट्रेड का एग्रीमेंट उसके साथ साइन किए, और ये सारा कुछ सिर्फ इसलिए इस डर से किया कि कहीं वो कश्मीर का नाम ना ले लें। और उनको मोदी साहब ने कहा जी ट्रंप हमारा बेहतरीन दोस्त है, इंडिया का बेहतरीन दोस्त है और हमेशा इंडिया के हवाले से पॉजिटिव बात करता है। और जब ट्रंप साहब की बारी आई, उन्होंने पहले तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान और अमेरिका टेररिज्म के हवाले से। मैं फिर कह रहा हूँ ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इंडिया सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है। ट्रंप ये कह रहा है इंडिया में उसके अपने 1,10,000 क्राउड के सामने कि पाकिस्तान और अमेरिका टेररिज्म के हवाले से कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है और पाकिस्तान ने बहुत तेज़ी से टेररिज्म का खात्मा कर रहा है, बहुत स्पीड से पाकिस्तान टेररिज्म का, दहशतगर्दी का खात्मा कर रहा है, क्योंकि वो इतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान जो है उसमें दहशतगर्दी ख़त्म हो रही है। तो इंडिया का वो जो क्लेम, ये मोदी के मुंह पर एक थप्पड़ था, बहुत बड़ा थप्पड़ था कि जो $3 अरब की तुम ट्रेड कर रहे हो असले के लिए, और जिस बंदे को कह रहे ये मेरा दोस्त है, वो बंदा आगे से कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ के खात्मे के खिलाफ पाकिस्तान को मुस्बत रोल है, पाकिस्तान के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पाकिस्तान बड़ी स्पीड से आगे जा रहा है। उसके बाद आगे सुन लीजिए जो आप बात कर रहे हैं, इधर आगे एक मिनट सर। उसके बाद ट्रंप साहब ने 2 दफ़ा कहा कि जनाब हिंदू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई इनको मिल के रहना चाहिए। ये दूसरा थप्पड़ था मोदी साहब के मुंह पर कि ये जो इंडिया में सारी डिवीजन और ये जो बिल लेके आए हुए हैं, उनके खिलाफ सबसे करीबी दोस्त ने 2 थप्पड़ तो मार दिए हैं, लगता है अभी एक दिन और इनको थप्पड़ पड़ेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।